में जाने पर आप सभी का स्वागत करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने में अध्यक्ष पीठ की सहायता करेंगे और हमारे देश की संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत करेंगे। मैं आपके प्रयासों में पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। महासचिव महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, मैं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक सूची हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण जिसमें 2022 के आम निर्वाचन में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय स्पीकर महोदय जी। माननीय सदस्य, महासचिव द्वारा सभी सदस्य शपथ ग्रहण करें। मैं जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। माननीय स्पीकर महोदय। माननीय सदस्य, यह मेरा दुखद कर्तव्य है कि मुझे सभा को सूचित करना पड़ रहा है। शिंजो आबे पूर्व जापानी राजनेता अब नहीं रहे। शिंजो आबे एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने 2006 से 2007 तक तथा 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री और उदार लोकतांत्रिक दल एलडीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि भारत और जापान के बीच शिंजो आबे की वजह से काफी नजदीकियां आई और कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत ने वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। यह भारत के लिए कूटनीतिक हानि है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्य अंकुश। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी बात से पूर्णतः समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि शिंजो आबे जी जापान के राजनेता तो थे, साथ ही उनका भारत के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध भी था। आबे जी ने हर कदम पे भारत का साथ दिया है, जिसके लिए भारत सदा उनका आभारी रहेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का 8 जुलाई की सुबह एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत ने इसे एक व्यक्तिगत क्षति के रूप में भी देखा है। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और इसे एक भारत के लिए बड़ी क्षति भी बताई। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध 1952 में शुरू हो गए थे। 1952 से लेकर 1998 तक दोनों देशों के बीच संबंध लगभग सामान्य थे। वर्ष 1998 को छोड़कर जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो जापान ने न केवल इसका विरोध किया था बल्कि भारत के आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि जो कि 2002 के बाद हटा दिए गए थे। 2002 के बाद दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर से सामान्य रूप से बनने लगे थे, लेकिन शिंजो आबे जी के प्रधानमंत्री बनने पर संबंध गहन और लंबे समय तक चलने वाले बन गए थे। 2007 में पहली बार शिंजो आबे जी ने केवल भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं किया था, बल्कि एक नई दिशा भी दी थी। शिंजो आबे क्वाड के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने
भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर 2017 में क्वाड को व्यापारिक बनाया, जिसका मूल उद्देश्य चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को रोकने के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करना था। 2007 के बाद भारत और जापान के बीच काफी नजदीकियां आई। 2007 के बाद भारत और जापान ने मिलकर 18 अरब डॉलर का व्यापार किया। जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। हालांकि सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक ओशियन की, तो आबे जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की कल्पना की, इस शब्द को अमल में लाया था। आबे जी भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर समर्थन किया था, चाहे वो बात हो भारत से जुड़े चीन मुद्दे की, या बुलेट ट्रेन की हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की हो, और 2+2 डायलॉग की भी हो। तो आबे जी हमेशा खुलकर एक मुखर सहयोगी के रूप में उभरे थे। सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके माध्यम से इस सभा को अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी आत्म शांति के लिए खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें। धन्यवाद। अब सभा उनके सम्मान में 1 मिनट का मौन धारण करेगी। I introduce the bill. So, it has been rightly said, it is when an individual is challenged in the realm of ideas that education becomes a more meaningful vehicle for change. In the second half of the 1980s, the government led by Shri Rajiv Gandhi introduced the second national policy on education, 1986. I asked the House, why are we clinging to an education policy that appears to be irrelevant in today's era? Changing times call for changing measures. I hereby propose the National Education Policy 2020. Speaker sir, through your chair, I want to inform the House that the foundational principles of National Education Policy 2020 are access, equity, quality, affordability, and accountability. Hence, the policy is committed to providing a level playing field to students from different social backgrounds. The policy believes that the education system should develop good human beings with rational thinking, compassion, courage, empathy, resilience, scientific temper, creative imagination, and ethical values. So, taking into account the various socio-economic changes that have taken place in the nation in the past 3 decades, the policy emphasizes the need for the education sector to gear itself towards the demands of the 21st century. This indicates a substantial shift in the definition of education quality from inputs and expenditure to actual learning outcomes. So, coming to the vision of this policy. Honorable Speaker sir, I want to inform the House that the National Education Policy 2020 envisions an India-centric education system. By delivering high-quality education to all, it directly contributes to our nation's long-term transformation towards an equitable and vibrant society. Developing a deep sense of respect towards fundamental rights, duties, constitutional values, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. It aims to instill skills, values, and dispositions that support reasonable commitment to human rights, sustainable development, and living in global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. Speaker sir, above all, the NEP 2020 is both ambitious and progressive. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens to building an equitable, inclusive, and human society. It serves an enormous opportunity to India's youth to become the biggest strength of the nation. Sir, the intention is to build a self-reliant society. The idea of Atmanirbhar Bharat on the foundations of the ancient Greek Indian wisdom. It is an attempt to make pedagogy more experimental, holistic, integrated, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and enjoyable, sir.
I would like to highlight the major reforms introduced in school education and higher education through the NEP 2020. The detailed structure is mentioned in the draft present before all. Ensuring universal access at all levels of schooling, from pre-primary school to grade 12. Ensuring quality early childhood care and education between the ages of 3 to 6 years. So, the policy also introduces a new curricular and pedagogical structure based on the system of 5 plus 3 plus 3 plus 4. There will be no hard separations between arts and sciences, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams. So, the policy also aims to establish a national mission on foundational literacy and numeracy. A separate gender inclusion fund and special education zones for disadvantaged regions and groups will be set up. There will be exposure of vocational education in school and higher education systems. Increasing the gross enrollment ratio in higher education to 50%. Moreover, the policy aims to set up a Higher Education Commission of India as the regulator of higher education in India with 4 verticals. Achieving 100% youth and adult literacy. Honorable Speaker Sir, through your chair I also want to inform the House, the Centre and the states will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of the GDP activities. And in order to bring the focus back on education and learning, it may be desirable to redesignate the Ministry of Human Resource Development as the Ministry of Education. Honorable Speaker Sir, it has been said, nothing is more powerful than an idea whose time has come. The NEP 2020 intends to create a future where individuals are at the heart of individualized research-based learning, with a balanced, inclusive outlook and a definite line of difference between arts and STEM courses. The policy recognizes the need to bridge the gap in education through technology and digitization. By incorporating sustainable development goals and the ethos of Indian philosophy in the curriculum, NEP will create a generation of young India with well-rounded critical skills and an innovative approach to work and life. It is indeed a revolutionary document, sir, and marks a tectonic shift from the existing norms that will shape the narrow boundaries of disciplines and programs. Thank you, sir. Our verse is not a stagnant system of governance, and with time to time changes are must. With changing perspectives and situations, almost all the sectors went through some vital reforms, then how can education sector can remain aloof? Education sector and its way of operation has huge impact on mounting a country, state or region to meet the aspirations of the current world order and to make India irreplaceable in world forum. We are doing every part to meet global goals. Even the United Nations Sustainable Development Goal 9 focuses on innovation and development, which is possible only through improving education sector. In the same run, we are also focusing on SDG Goal 4, that is quality education. Our education policies have been running in the same way with merely few modifications since 1986, 34 years, which could not work any further. So we came up with new education policy made with deliberate discussions and planning from 2014 till now. The proposed plan aims to make education more practical, diversified and relatable. Through this policy, we tried to make our education sector more dynamic, evolving, which best suits our nation's interest. Now it's required that we should get out of the classical mindset of the 19th century and the Marxist mindset of the 20th century and come out with new mindset of 21st century to lead world. Honorable Speaker, we tried to make our education more multidisciplinary and to teach students in an integrated manner. So they should develop a holistic overview of subject. अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान जैसी प्रभावी योजना जो 2001 में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई, उसकी सफलता हम में से आज किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का बढ़ना हो या प्यूपिल टीचर रेशियो का मजबूत होना या ड्रॉप आउट रेशियो का कम होना, यह सब हमारे किए गए प्रयासों का सफलता दर्ज कराता है।
नई शिक्षा नीति के आने से इस अभियान को मजबूती मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, एलिमेंट्री फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी करना भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया एक उत्तीर्ण कदम था, जिसे आज फिर से हम घटाकर 3 से 6 साल के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत आज हर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए विश्व में आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वेदों में एक श्लोक प्रचलित है जो आज इस सदन को मैं याद दिलाना चाहूंगा। एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्वीयां सर्वं मानवा, अर्थात पूरे पृथ्वी के प्राणी शिक्षा लेने भारत आया करते थे। अध्यक्ष महोदय, हमारा सपना भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की है, जिसके लिए आज इस एनईपी की सख्त जरूरत है। We don't want to dominate the world as other countries are doing, but rather we want to inspire the world. Thus, I extend my full support to this NEP 2020. माननीय ऑनरेबल स्पीकर, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की टेक्स्ट को देखते हैं तो अक्सर इसके प्रपोजल्स इम्पॉसिबल लगते हैं हासिल करने के लिए, और इससे ज्यादातर डिसरप्शन ही होगा स्कूल्स के दरमियान, टीचर्स के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान या जो दीगर तालीमी इंस्टीट्यूशंस। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरह कॉस्मिक और सुपरफिशियल मैनर में बताया गया है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को हम एनहांस करने जा रहे हैं, और एक पुश है सेंट्रलाइजेशन के लिए। इसकी वजह से फेडरलिज्म को हम अंडरमाइन करने जा रहे हैं, ऑटोनॉमी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वो कम करने जा रहे हैं, और ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। जैसा कि मेरे मित्र मंत्री जी ने बताया अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बारे में, मैं बताना चाहूं ये काम हम पहले भी कर रहे थे आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, जो बच्चों को तैयार करते थे प्राइमरी एजुकेशन के लिए थ्रू प्लेवे मेथड्स या न्यूट्रिशन के द्वारा। मैं बता दूं, इन्होंने बताया है 3 साल हम ऐड करेंगे चाइल्ड एजुकेशन में बिटवीन द एज ग्रुप फ्रॉम 3 to 6 years। ये काम हम आंगनवाड़ी से कर रहे थे, पहले भी हमारे बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते थे। अगर इंटरनेशनल नॉर्म और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भी देखें, वहां पर भी बच्चों को तैयार किया जाता है इसी तरीके से, चाहे वो प्ले मेथड्स हों या दूसरे इस तरह के न्यूट्रिशन टेक्निक्स हों। इसके लिए हमें हाईली प्रोफेशनल जो टीचर्स हैं या ट्रेंड लीड्स हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। इसके लिए अगर हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को फोकल पॉइंट के तौर पर लेते तो ज्यादा बेहतर था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें सजेस्ट करती है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को और उनके वर्कर्स को हम नेसेसरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो हम पीरियडिक क्लासेस दें नजदीकी स्कूल के साथ या कोई वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये अच्छा है, इससे उनका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो ज्यादा एनहेंस हो सकते हैं। लेकिन मैं सदन को आपके द्वारा ये बता दूं, आज भी इस महंगाई के दौर में भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी राउंड फिगर्स अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 4,000, केवल 4,000 रुपए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनकी वेजेस या वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई भी तरीका सामने नहीं लाता। इसी तरीके से अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं, स्कूल एजुकेशन में तो काफी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं मोटा बता दूं आपको। अगर मैं पैरा 7 की बात करूं, न्यू एजुकेशन के पैरा 7 की बात करूं, तो मैं बता दूं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हर रीजन, हर गांव में छोटे छोटे स्कूल खोले गए थे ताकि सभी बच्चों को एक्सेस मिल सके प्राइमरी एजुकेशन के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें बोलती है कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं आइसोलेटेड एरियाज में, जिनमें थोड़ा सा रोल है, कम बच्चे जाते हैं, उनको क्लब डाउन किया जाएगा या हम उनको क्लोज करेंगे। किसके नाम पर? एफिशिएंसी और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये भूल ही गई, ये देख ही नहीं पाई कि इससे जो जॉब्स का नुकसान होगा उसका क्या होगा। जो वो बच्चे जो इन दूर दूर के क्लब स्कूल्स में नहीं जा पाएंगे उनका क्या होगा। मैं सदन को बता दूं, अटल जी की सरकार में एक स्कीम आई थी सर्व शिक्षा अभियान के नाम से, जो हमारे मंत्री जी ने अभी बताया था। ये उनकी अचीवमेंट्स गिना रहे थे, ग्रॉस एनरोलमेंट की बात हुई थी, इसी तरीके से दूसरी चीजों की उन्होंने बात की। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या सर्व शिक्षा अभियान में कुछ ऐसी कमियां थी कि आपने एक नई स्कीम समग्र शिक्षा अभियान ले आई, जिसके अंदर आप सब्स्यूम करने जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान को, आरएमएसए को या टीचर एजुकेशन को। मैं जानना चाहूंगा कि ये कदम आपने क्यों उठाया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, ऑनरेबल स्पीकर,
मैं थोड़ा सा डेटा आपको पुराना दे दूं। अगर मैं 2018 से 19 की बात करूं, 45% जो कॉलेज एनरोलमेंट थी वो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में थी और 21% जो थी वो प्राइवेट एडेड कॉलेजेस में थी। अगर मैं इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं, 72% यूजी और 60% पीजी एनरोलमेंट्स प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में थी। बिटवीन द ईयर 2014 टू 15 इनकी सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं मैं ऑनरेबल स्पीकर, और 2018 से 19 की बात अगर मैं करूं, 55% of the total increase in university enrollments were in private universities and 33% in public open universities. ऑनरेबल स्पीकर, मैं सदन को बता दूं, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी और फैसिलिटी कितनी पुअर होती है, इतने उसके बावजूद भी इतनी हाई फी चार्ज की जाती है बच्चों से, और दीगर जितने भी अंडर टेबल चार्जेस हैं जिससे देश अच्छे से वाकिफ है। इसकी बनिस्बत अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करूं, उनको हमेशा स्टार्व किया जाता है फंड्स के लिए, चाहे उनको फंड्स रिसर्च के लिए चाहिए, टीचिंग के लिए चाहिए, और अक्सर उनको फोर्स किया जाता है फंड्स रेज करने के लिए या अदरवाइज कमर्शलाइज करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पास इसके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या कहती है, एक ऐसा प्रपोजल देती है कि वो फिर से एक एंजाइम की तरह काम करेगा, जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की हो रही है, उसी को बढ़ावा देगी। ऑनरेबल स्पीकर, मैं बता दूं, भारत प्राचीन काल में भी तालीम का गढ़ रह चुका है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी यहाँ पर रह चुकी हैं। वहां से साबित हो सकता है ये कि हम एक कैंडल की तरह रोशन हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। इनफैक्ट अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बता दूं, पब्लिक जो इंडियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनको ज्यादा मजबूत बनाने की बनिस्बत ये क्या कहते हैं कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को वेलकम करते हैं। वो अपने कैंपसेस यहाँ इंडिया में आकर खोलें। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये देखने से कासिर रह गई कि उसका एक नुकसान भी है। जो फैकल्टी हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है, अगर वो छोड़कर निकल गए वेजेस के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वेजेस तो हमको मिलेंगे, वो छोड़कर निकल गए उन यूनिवर्सिटीज में जो हमारे गरीब बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आते हैं, वो फिर से प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो है रिजर्वेशन को मेंशन ही नहीं करते। ऑनरेबल स्पीकर, ये अच्छा है, हम इक्वालिटी टू द एसेस ऑफ एजुकेशन को ला रहे हैं, हम ग्राउंड्स को फिल अप कर रहे हैं, इक्वालिटी ले आए हैं एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भूल ही गई जो इनइक्विटी है एजुकेशन में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उन दलित्स का क्या होगा, उन गरीबों का क्या होगा, उन ट्राइबल्स का क्या होगा जिनका प्रॉपर एसेस इस एजुकेशन के लिए नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर, मैं खत्म कर दूं, 1 मिनट में खत्म कर दूं। ऑनरेबल स्पीकर, थोड़ी चेयर, मैं आग्रह करना चाहूंगा इस सदन में बैठे हर शख्स को, इस सदन में बैठे हर मेंबर की, कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर को ब्रीफली देखें, इसके साथ जो प्रॉब्लम जुड़ी हैं उसको देखें। इस पे नया कुछ नहीं है, पुराना ही है, पुराने को ही नए तरीके से टटोल कर दिखाया गया है। मैं कहना चाहूंगा सारे जो मेंबर्स हैं इस हाउस में, उनको कहना चाहूंगा, हम यहाँ पर डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स है अपने नेशन के लिए। हमें चाहिए कि हम अच्छी पॉलिसी, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी हमसे सवाल करें। हमें चाहिए कि हम इस पॉलिसी को एक टूल की तरह यूज करें ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकें, ना कि इसको हम एक वेपन की तरह इस्तेमाल करें कि अपने एजुकेशन सिस्टम और इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन जो है हमारे यूथ और अपकमिंग जनरेशन उनको दबोच दे। जय हिंद। अब सभा विधेयक को विचार में लेगी। माननीय शिक्षा मंत्री शरण्यम जी। Honorable Speaker, sir, I beg to move the National Education Policy 2020, a policy that proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of the 21st century, including the Sustainable Development Goal 4, while building upon India's traditions and value systems be taken into consideration. प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव भारतीय शिक्षण प्रणाली को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए तो इसे विचार में लिया जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरी समझ से बहुमत हाँ की ओर जाता है तो प्रस्ताव विचार में लिया जाता है। अब सभा 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।
प्रश्नकाल आरंभ होता है। पहला प्रश्न संख्या 1 माननीय हर्ष। Thanks to Honorable Speaker for calling me. Through your chair, I want to say that NEP 2020 is a vision document rather than a real policy document. Despite its impressive quoting, it lacks in details and roadmap for implementation. Many specific proposals of NEP are impractical and would cause enormous disruptions for institutions, students and teachers, and would require considerable increase in public expenditure on education, which remains a distant dream. While the document is too elusive for an internal scrutiny, it is possible to probe into the seriousness of the policy proposed of the policy. अध्यक्ष महोदय, भारत की कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्यालय की बुनियादी आधारभूत संरचना ही नहीं है, जिससे कि छात्रों को स्कूल और पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामान्य वर्ग की जनसंख्या रहती है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होती है। उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करना एक बोझ के समान है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी स्कूल से दूर हो जाते हैं और स्कूल की बुनियादी संरचना की समस्या का कारण सरकार की निष्ठुरता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर ध्यान नहीं देती और विद्यालयों की खराब गुणवत्ता का सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है। शिक्षा रिपोर्ट वार्षिक स्थिति 2018 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी भी एक पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है। मैं फिर से दोहराता हूँ, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी भी एक पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है। यह शिक्षा की बदहाली को दर्शाता है। तो इस प्रकार शिक्षा के रास्ते आ रही परेशानियां के चलते नई शिक्षा नीति किस प्रकार कारगर साबित होगी? So I want to ask, how does the policy propose to realize its vision? Where is the roadmap? Thank you. माननीय मंत्री सौरभ जी। Thank you so much, Honorable Speaker. Through your chair, I write to inform House that the various panel will frame to prepare the roadmap for implementation of NEP 2020. Honorable Speaker, the implementation will require multiple initiatives and actions which will have to be taken by multiple bodies in synchronized and systematic manner. Honorable Speaker, through the implementation of this policy will led by the various bodies, including the Ministry of Women and Social Development, Central Advisory Board of Examination, Union State Government, Education Related Ministry, State Department of Education Board, National Testing Agency, the Regulatory Board of ASCO, Higher Education, NCRT, SCRT, ASCO, Higher Education Institution, along with the timeline and plan for the review. Honorable Speaker, in order to ensure that the policy will be implemented in its spirit and intent, through the coherence in the planning and the collaboration of this body involving education. Honorable Speaker said it's already mentioned in NEP 2020 draft. The Government of India aims to set up NEP by the year 2040 till the targeted year. The key point of this plan will be implemented one by one. The proposed reform by NEP 2020 will come into effect by the collaboration of central government and state government. Along with the state government, the are as follows. Number 1, subject-wise committee will be set up, both central and state level ministry, for discussing the implementation strategy. Number 2, greater spending. NEP 2020 claims an expenditure of 6% of our GDP. Number 3, National Education Council will be formed. That is, in bid to bounce over the issue of inequality among the state, the centre will set up a National Education Council on the lines of GST Council. This council would be representation of every stakeholder, that is both public and private, with the state education minister. Number 4, private school. Yet another prerequisite for the success of NEP 2020 is focus on private schools. In India, every education reform will be brought about while keeping the government school in mind. Honorable Speaker said, the NEP also lays great emphasis on technology in order to synchronize the education with technology. The tier 2nd and tier 3rd city would be digital infrastructure. Further, there is a cost associated with the providing digital classroom, AR/VR tools, well-equipped laboratories, and others. Thank you. I hope all you not have been clear. अगला प्रश्न संख्या 2 माननीय तुषार राठी। Honorable Speaker, sir, thank you for your approval. चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई. As my friend mentioned, if there is a roadmap, then don't you think it creates more trouble for center and state relation, because education is a part of concurrent list. माननीय मंत्री दिव्य प्रताप जी. धन्यवाद स्पीकर सर. आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस पॉलिसी का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेशियो एंड इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंस्टीट्यूट वेदर इट इज सेंटर और स्टेट. और हमारी सरकार दृढ़ निश्चय और फुल कमिटमेंट के साथ काम करती है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रोग्रेस दिखती है. वी आर नॉट ब्रिंगिंग दिस पॉलिसी बाय कंपल्सन सर, वी आर ब्रिंगिंग दिस पॉलिसी बाय कन्विक्शन, और यही हमारी सरकार का विजन है. जो कंपल्सन और अपीलमेंट से पॉलिसी बनाने का समय गया और वो सरकारें गई. ये नया भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है. Coming to criticism part of the question, sir, education is the subject of concurrent list. That means both center and state have power to legislate over it. But in case of dispute, center has final authority to implement its policy. मेन मुद्दे हैं चार तरीके के. चार तरीकों में क्वेश्चन उठ रहा है कि हम फेडरलिज्म पे अटैक कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके उन सबको क्लियर करूंगा. पहला, मैनी राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ, यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स के साथ, और जो इस पॉलिसी की छोटी छोटी डिटेल उनको भी अकाउंट में लिया गया है, उनको भी एस्पेक्ट में लिया गया है, ताकि एक कंसेशन बन सके, तब जाके इस फाइनल पॉलिसी को ड्राफ्ट में लाया गया है. दूसरा, लोग कहते हैं कि करिकुलम बनाने का किसी को स्टेट गवर्नमेंट को उनसे ऑटोनॉमी छीनी गई है. तो हाँ, हमने एक सेंट्रलाइज कमेटी जरूर बनाई है करिकुलम के लिए, लेकिन जो भी लोकल और रीजनल स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो भी उनके लोकल एम्बिशंस है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के पास अथॉरिटी है जो अपने हिसाब से थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं. बताया सच ये है कि कोर पॉलिसी का इम्पैक्ट रहेगा. तीसरा जो सवाल उठता है फेडरलिज्म को लेकर कि हम लैंग्वेज फेडरलिज्म पे अटैक कर रहे हैं, कि हम किसी सर्टेन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, सर्टेन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. तो उसमें आज सारी एम्बिग्यूटी में क्लियर करने वाला हूँ. हमने जो अम्ब्रेला टर्म यूज किया है वो है रीजनल लैंग्वेज. उसमें तमिलनाडु की तमिल भी आ जाती है, उसमें कर्नाटक की कन्नड़ भी आ जाती है, उसमें आंध्रा की तेलुगु भी आ जाती है, उसमें केरला की मलयालम भी आ जाती है, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो भी लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेजेस आती है. हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना, उनको आर्बिट्री इम्पोज करना नहीं. और चौथा जो सवाल उठता है इसमें कि हम स्टेट बोर्ड की जो ऑटोनॉमी है उसमें अटैक कर रहे हैं. तो मैं ऑनरेबल मेंबर को बता दूं कि हम किसी भी तरह की स्टेट बोर्ड में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं. जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चलेगा. बस जो चेंज हुआ है वो फ्रेमवर्क और पेडागॉजी और मेथोडोलॉजी में हुआ है. मेरे ख्याल से मेरा आंसर ऑनरेबल मेंबर के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा. तो जय हिंद. प्रश्न संख्या 3, माननीय अभिनव. I want to pay gratitude to Honorable Speaker Sir for giving me opportunity to speak. As they have introduced the NEP 2020 and telling that from this policy their aim is to provide education to each individual in India. But the NEP 2020 envisions increasing privatization of Indian higher education, which is dangerous and will make higher education lose its quality of equitable growth. When affiliated colleges are asked to be autonomous, the question of funding must be addressed. How is it envisaged? Can there be philanthropy without concern about the commodification of education? Speaker sir, mainly I want to tell that privatization may reduce the democratic ethos and make education mostly profit oriented. And privatization means common people cannot afford it easily, and most of the population in India consists of common people only. As we know that education is not for business, but after the implementation of this policy, I think that education will be for business. Jai Hind. माननीय मंत्री नेहा जी. Thank you, Honorable Speaker, sir. Through your chair, I rise to inform that there is a saying, privatization is a bitter pill, but it is a pill that will cure. So privatization of a formal education in India is not new, It existed even before independence in the form of so-called Doon School, Maya College and Christian missionary schools and the colleges. In India, three largest states, I'm talking about Maharashtra, which is a 66.9%, Tamil Nadu, 66.3%, and Uttar Pradesh, which is 65.1% students are in private schools. It is estimated that urban India as a whole has the highest number of private education institutions in the world. In fact, in 1991, the finance minister of the time, Dr. Manmohan Singh, introduced economic reforms with the concept of liberalization, privatization and globalization. तो इसीलिए हम कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं.
हम जो चीज़ एग्जिस्टेड है हम उसको बता के लेके जा रहे हैं। अगर हमने 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ पे कैंपस बनाने के लिए इजाज़त दी है, तो हमने कहीं भी इक्विटेबल ग्रोथ या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस तो नहीं करा है। पॉलिसी के ड्राफ्ट है उसमें सेक्शन 8.12, 8.13 और 8.14 में क्लियरली मेंशन है कि मल्टीपल मैकेनिज्म विद चेक्स एंड बैलेंस विद कम्बाट एंड स्टॉप कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। All education institutions will be held to similar standard of audit and disclosure as a not-for-profit entity. All higher education institutions, public and private, shall be treated on par within this regulatory regime. There will be common national guideline of all legislative acts that will form private higher education institutions, thus enabling common standard for private and public higher education institutions. This will empower private higher education institutions to set fee for programs independently with laid out norms and broad applicable regulatory mechanisms. Private institutions will also provide free shifts and scholarship in significant number, and there shall be no arbitrary increase in this fee or charge during the period of enrollment of any student. Entry into quality higher education can open a vast array of possibilities that can feed both individuals as well as communities out of the cycle of disadvantage. This policy envisions ensuring equitable access to quality education with a special emphasis on a social and economical disadvantaged group, so that there should be no discrimination among any class of students. I repeat, no discrimination among any class of students. तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट के दौरान भी पूछी गई थी कि अगर हम लाते हैं फॉरेन कैंपस बनाने देते हैं तो बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो मुझे आशा है उनको जवाब मिल गया होगा। अब हम हमारी पॉलिसी के अंदर टारगेट है कि 2035 तक हम हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, या जो कॉलेज में बच्चों की संख्या 3000 से ज़्यादा है हम उसको ऑटोनोमस बनाएंगे ताकि वो अपनी डिग्री खुद दें। इन्होंने फंडिंग को लेकर पूछा तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल विल बी मेड which deal with all the funding process of the higher education institutions, and if we are making college multidisciplinary and focusing more on research area, then National Research Foundation, which is an apex body, will deal with the funding process in research area with the money from the CSR fund and also from government too. Lastly मैं ये बोलूँगी कि हर एक चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। नेगेटिव को छोड़ के अगर हम पॉजिटिव पे ध्यान दें तो आने वाले दशक में हमारा भारत देश बहुत आगे होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न संख्या 4 माननीय उत्कर्ष। I would like to thank you, Honorable Speaker, for giving me the opportunity to present my queries on behalf of the opposition. NEP proposes to add 3 years to a child's education through ECCE for the age group 3 to 6 years. While rightful emphasis has been given to the fundamental base of our education, we must take notice of the indispensability of adequately trained persons in our education and childcare system. NEP proposes to do this both through the existing Anganwadi system as well as local primary schools. It would be preferable if Anganwadis were taken as the center, since they are situated locally at village level, allowing parents to conveniently drop and pick up children, and enabling Anganwadi workers to provide ad-hoc parental counseling. Anganwadi workers and helpers have been assigned all-pervasive duty, which include identification of the beneficiaries, cooking nutritious food, and conducting preschool for children, implementation of important provisions relating to children, pregnant women, as well as lactating mothers has been entrusted to them. After implementation of NEP, Anganwadi's worker duty will be of the same eminence, if not more, to that of a state worker. It is thus impossible to accept the contention that the job assigned to Anganwadi workers and Anganwadi helpers is a part-time job. My question to the centre is, what provision shall be encompassed by the NEP, if any, for the better wages, working conditions and entitlement for the 27 lakh women working under the title of Anganwadi workers and helpers? Thank you. माननीय मंत्री दिव्य प्रताप जी। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर। आज काफ़ी चर्चा आंगनबाड़ी को लेकर हुई। किसी ऑनरेबल मेंबर ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की सैलरी 4000 रुपये होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपदा विपदा और अंग्रेजी में एक शब्द है एम्बिग्यूटी, उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी सरकार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एक स्कीम लेके आई है,
जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसका मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी द्वारा किया जाता है। उसके अंदर हम लोग वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पे हम आंगनबाड़ी वर्कर्स को राइटफुल उनका जो हमेशा से उनकी जो डिमांड है उनको पूरा कर रहे हैं सस्टेनेबल बेसिस में। और जो बड़ा सवाल उठता है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनका रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, तो वो उसका सिंपल प्रोसेस है जो कि जो लोकली बेस्ड लोग होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है पार्ट टाइम बेसिस में, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑनरी वर्कर्स हैं तो उनके लिए एक ऑनरेरियम पीरियड डिसाइड किया जाता है, ऑनरेरियम अमाउंट डिसाइड किया जाता है जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बदलती रहती है। और आंगनबाड़ी सर्विसेज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम है जो कि लगभग 88 मिलियन चिल्ड्रन को कवर करता है। ये अपने आप में ऑडिबल अचीवमेंट है। और जो ECCE की बात आती है उसका जो हमारा प्लान है कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम हर 1/5 ईयर पे उसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जब 2026-27 आएगा तो पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल बेसिस में काम करने लग जाएगा। और जो सैलरीज हैं, सैलरीज के वगैरह में चर्चा हुई थी, तो मैं बता दूं कि सेंट्रली तरीके से एक फंड ट्रांसफर होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ से उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास ये पूरी ऑटोनॉमी है कि वो अपने रिसोर्सेज के साथ से जो भी एडिशनल सैलरी एड ऑन कर सकते हैं वो उनको इजाजत है। और साथ में एडिशनल टॉपअप भी दिया जाता है। और 500 रुपये का PI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव आंगनबाड़ी हेल्पर्स के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा नहीं है कि सैलरीज में कोई कमी है, और पार्ट टाइम बेसिस में मानते हैं रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। और आगे चलते हैं कि उनके पर्क कैसे हैं, किस तरह के हम उनको एडवांटेजेस दे रहे हैं। तो जब भी कोई आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर महिला अगर प्रेगनेंसी के बाद लीव लेना चाहती है तो उसको 180 दिन की प्रेगनेंसी या मैटरनिटी लीव दी जाती है, और उसको 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म दी जाती है। और जो इंश्योरेंस कवरेज है हमारा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से है। हमारी जो प्रधानमंत्री जन जीवन योजना है उसमें 18 से 50 साल की जो भी आंगनबाड़ी फंक्शनरीज है उनको हम जीवन बीमा प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम बीमा योजना है उसमें जो 51 ईयर से लेकर 59 ईयर तक के जो भी फंक्शनरीज हैं उनको हम जीवन बीमा प्रोवाइड करते हैं। और आगे जो पर्क्स हैं उनको एडिशनल तरीके से इंक्लूड धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करिए हैं। फिर जो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा सवाल होता है, उनकी सर्विस इंडक्शन में बड़ा सवाल आता है, तो 26 दिन का वर्किंग डे पीरियड होता है। उसके बाद उन्हें फॉर्मल तरीके से इंडक्ट कर लिया जाता है। और 25 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारी सरकार लेके आई है, क्योंकि हर 15 दिन में एक मॉड्यूल उन आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो बेहतर तरीके से ट्रेन हो सके, जिसका जो कि होता है ICDS प्रोग्राम के अंदर। और एक और तरीका है, हम डिजिटलाइजेशन पे हमारी सरकार काफ़ी फोकस करती है, क्योंकि उसमें एक तरीका है स्केल अप करने का। किसी भी चीज़ को आपको स्केल अप करना है तो आप डिजिटल होकर उसको कर सकते हैं। तो हम ILA इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच के थ्रू उनको सॉफ्टवेयर बेसिस में ट्रेन देते हैं, और यही सेम चीज़ हम उनको इन पर्सन वे में भी सिखाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये सवाल होता है कि कैसे सैंक्शन करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को, कैसे आप सैंक्शन करते हैं। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन नॉर्म्स होता है, जो भी वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल सिविलाइजेशन जो भी कंडीशन होती है उसको मद्देनजर रखते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स को वहाँ पे अलॉट किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है। और एक मेन आंगनबाड़ी सेंटर पे एक आंगनबाड़ी वर्कर और एक आंगनबाड़ी हेल्पर और एक मिनी आंगनबाड़ी सेंटर पे एक आंगनबाड़ी वर्कर। मेरे ख्याल से मेरा ये आंसर ऑनरेबल मेंबर के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो जय हिंद। अगला प्रश्न संख्या 5 माननीय आकाश। Thank you, Speaker sir, for giving me such a great opportunity to represent my question to your chair. I would like to ask from the side of the ruling party, through the national education policy, government is trying to preserve the inter-regional languages, which is really a good idea, because if you are trying to preserve the linguistic diversity of the country, which is a good thing, but at the same time, if you are putting English at a back seat and you are trying to build up a equal communication channel throughout the country, then it is not a good thing, or you can't build up, because in a country like India, here I want to raise up some references from the Indian Constitution, Article 343, which is clearly saying the fact that Indian Union shall be worked under the Hindi language with the Arabic script of the Devanagari. And Article 348, which supports that the Supreme Court will always work under English language until the another additional changes are made up. Let me take you to the past. In 1963, our government has implemented two-language policy, and in 1968, the government also implemented tri-language policy throughout the country. And the outcome was very clear in front of us. Also, they are trying to make the study material and the teaching approach of all whole academic subjects in a mother tongue. And the question raised up there is that if you are trying to suppose to
implement languages and subject also in a mother tongue, how will you participate, teachers, and how will you carry out these things? Because if your policy is saying this thing that teacher participation and the other thing you will implement on a community basis, and we all know what is the condition of our communities if we consider it for education purpose. So my first question is that how will you manage to provide an effective means of communication throughout the country with a single channel of language? Second thing is that this policy is promoting multi-layered institutional structure in order to revamp the education sector. These institutional approaches are independent and they all have separate bodies, which are Education Department work for the policy making, Directorate of Education who will manage government school operations, school regulatory authorities who will manage both government and private school again and their operations, and state and center both have different Shiksha Ayog and they have independent directorate. I don't know how this all will work, and it is beyond my understanding that how they all will create a mutual cooperation and working understanding with each other. So my last Professor, give you only 2 minutes. So my last question is that how will you manage these multi-layered institutions and ensure the effective communication and working policies with them? Thank you. माननीय मंत्री आर्यन माधव। Honorable Speaker, sir, language is not only a means of communication, it's an emotion in itself. It's an identity to which people speaking same language try to connect with. If you talk to an individual in a language you understand, that goes to his head. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. Regional language, rather than acting as a hurdle for a nation, will act as an ease. Look at the China. Less than 1% of their population speaks English, but still they are the most vibrant economy. Look at the Western European countries. They are developed not economically, but in HDI also. Still, only few percentage of their citizens can speak English. Honorable Speaker, sir, according to the Nehru Report 1928 Clause 3, in its fundamental rights section, it sought to enable minorities to primary education in their own language. In fact, the Right to Education Act 2009 also said that as far as possible the medium of instruction in school should be in the child's mother tongue. Linguistics diversity को safeguard करना is not only the objective of promoting regional language. We are trying to inculcate confidence, a sense of belongingness to our people so that they can contribute to their best. Even Honorable Supreme Court CGI recently in a conference stated for indigenization of code and use of regional language in court proceedings at the district level. अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कहावत है, यहाँ कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी, और उस देश में हम किसी एक भाषा को एम्फसाइज करने की बात कर रहे हैं. It is completely disregard of Article 29. Honorable Speaker, our country is now mature enough and integrated in such a way that it's impossible to add fuel to regionalism mindset through linguistics division. Now everyone realized भारत एकमात्र देश है जहां सभी तरह के विविधताओं को बराबर सम्मान दिया जाता है. The focus on instruction in the mother tongue is largely to celebrate the idea of being Indian, globalizing Indian thoughts, uploading the rich cultural heritage of our country and bringing it to our classrooms. The policy necessitates the continuation of 3 languages policy and its implementation to promote multilingualism. As research clearly shows that children pick up language extremely quickly between the age of 2 and 8, and that multilingualism has great cognitive benefits to young students. Honorable Speaker, UNESCO has declared 197 Indian languages as endangered. Various unscripted languages are on verge of being extinct, and it's high time that we should preserve this diversified culture. दुनिया की अधिकतम भाषाएं भारत की धरती से जन्म लेकर फल फूल रहे हैं और हम अपने ही देश में अपने ही भाषा को सीखने पर सवाल उठा रहे हैं. क्या ये कॉलोनाइजेशन नहीं होगा कि हम सभी लोगों को किसी एक भाषा को सीखने पर मजबूर कर दें? ये कौन सी आजादी है? Now coming to the second question as asked by my dear colleague on multi-layered institution. Honorable Speaker, multi-layered institution that we have framed is not any hindrance to policy. Rather, it's to make the policy more effective by clear division of work between institutions based on their specialization. Honorable Speaker, division of labor is the first principle of management and key to any successful organization and system. All bodies that we have introduced in NAP have their own mandate and clearly defined work.
This will save duplication of work as one bulky organization leads to more inefficiency in work. We have also emphasized on checks and balances on the institution so that everybody will have operational autonomy but will be checked by a central regulatory body. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का हमेशा से यह लक्ष्य रहा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, और यह मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशन का प्रावधान उसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। अगला प्रश्न संख्या 6 माननीय उमराज सिद्दीका जी। I'm thankful to the Honorable Speaker for calling me and giving me the opportunity to ask my question. As NEP states that students will get vocational trainings from class 6 onwards, that is, they will be taught coding, pottery, robotics, carpentry, etc. And as we all know that not every school have such infrastructure and not every school provides such facilities. तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स तो सिखा पाएंगे, लेकिन जो रिमोट एरियाज के स्कूल हैं वो अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे कारपेंट्री और पॉटरी सिखाएंगे। तो इससे अर्बन और रूरल सोसाइटी में जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा। So my question to the ministry is that will each and every student belonging to any school will get the same opportunity? Will it be justified for everyone equally? Thank you. माननीय मंत्री दिव्य प्रसाद जी। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर सर। एक्चुअली आई एम डिलाइटेड दैट दिस क्वेश्चन केम अप। 2015 में हमारी सरकार स्किल इंडिया मिशन लेके आई थी, जिसमें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव था, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग स्किल वर्कफोर्स का कार्डर तैयार कर सकें जो कि इंडिया को भी सर्व करे और दुनिया को भी सर्व करे। हमेशा से हमारे देश का एक लोगों का नजरिया रहा है कि हमारा देश हमेशा से कंज्यूमर इकोनॉमी है, एक कंज्यूमर मार्केट है जहाँ पे आके सामान बेचे। तो ये परसेप्शन को हमें बदलना है। हम अपने देश को कंज्यूमर इकोनॉमी के साथ साथ एक प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और इसको करने के लिए हमारी सरकार वेरियस प्रोग्राम और स्कीम लेके आई है और हम इसे करके रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्री हमने स्किल इंडिया मिशन चालू किया था, तो उसके तहत हम कई सारे प्रोग्राम्स और स्कीम लेके आए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण अभियान और वेरियस अदर ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे हम लोगों को अपने यूथ को बेसिकली वोकेशनली ट्रेन कर रहे थे। और ये जो हमारा विजन है, इसको अचीव करने के लिए लोगों को, यूथ को वोकेशनली ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो एक आपके सामने एक डाटा शो करूंगा मैं। लगभग 2.22 करोड़ लोगों को, हम बेसिकली यूथ को 19 से 24 ईयर्स की एज वालों को हमने वोकेशनली ट्रेन किया है। और पूरे इंडिया में लगभग 16,000 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि अभी कंट्री में अंदर चल रहे हैं। ये अपने आप में अचीवमेंट है, जो कि 2014 में शायद ही फिंगर स्लिप में होते थे और अब ये 16,000 17,000 तक पहुँच गए। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है कि हम स्कूल एजुकेशन में कैसे वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो कि रेगुलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूलों में जो एजुकेशन चल रही है, वहाँ पे हम वोकेशनल एजुकेशन को ब्लेंड करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे रेगुलर करिकुलम के साथ। और हम कई सारे इनोवेटिव मेथड्स लेके आए हैं। समग्र शिक्षा एक स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो कि मेरे ख्याल से ऑनरेबल मेंबर ने अपने ओपनिंग की बात में मेंशन भी किया। तो हम उसके थ्रू ये वोकेशनल एजुकेशन का जो सपना है स्कूल एजुकेशन मिक्स करने का, उसको देख रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग वोकेशनल लेबोरेटरी तैयार करेंगे, जहाँ पे तरह तरह के इक्विपमेंट्स होंगे, वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है, ये हमारी सरकार मानती है और समझती भी है। तो हम एक स्कोप और हब मेथड का एक सिस्टम लेके आए हैं। उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि एक किसी एरिया में मान लीजिए एक हब स्कूल है जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और आसपास के स्कूलों में ट्रेन टीचर तो हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो हम उस हब स्कूल को एक सेंटर पॉइंट मान के वहाँ पे जो भी आसपास के स्पोक स्कूल होंगे, वहाँ के बच्चों को तरह टाइम टू टाइम बेसिस में टूर कराते रहेंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव और विजन यही है कि जो स्पोक स्कूल हमने पहले शॉर्टलिस्ट करे हैं, उनको भी हब स्कूल में बदलने हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास इकोनॉमिक या मॉनेटरी स्पेस होगा, हम वो भी काम करेंगे। और समग्र शिक्षा एक बोली इंटीग्रेटेड स्कीम है, जो कि ऑब्वियसली वेरियस स्टेट गवर्नमेंट यूनिट द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, लेकिन फंड जो उसके हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही करे जा रहे हैं। और समग्र शिक्षा जो स्कीम है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों को कवर करती है। तो रही बात इनइक्वालिटी की कि अर्बन स्कूलों पे ज़्यादा फोकस होता है और रूरल स्कूलों पे कम फोकस हो रहा है, तो उसको भी हॉलिस्टिकली कवर किया जाएगा वेरियस मेथड फॉर एजुकेशन पॉलिसी इंटरवेंशन। और एक डाटा में जाते जाते बताना चाहूँगा कि 2016 पे केवल 1.8 लाख ऐसे हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ
जो कि वोकेशनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराए थे, लेकिन वो आज की डेट में 2021 में बढ़ के 18 लाख हो गया है। तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आई होप माय दिस आंसर विल क्लियर ऑल द डाउट्स फॉर मेरे मेंबर। थैंक यू। जय हिंद। अगला प्रश्न संख्या 7 माननीय अतुल जी। First of all, I'd like to thank Honorable Speaker sir. Sir, through your chair, I would like to ask few questions to the ruling party as they have brought the new education policy. A major flaw in the new education policy 2020 statement is its utter disregard for gender and related issues in the higher education segment. Neither is there any mention of disabled community nor any mention of socially underprivileged classes. Honorable Speaker sir, my question is higher education expected to cater only to the dominant classes or those who are privileged classes? What about those who have been socially, economically and educationally deprived for a long time? Thank you. माननीय मंत्री प्रीति शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का उल्लेख है कि भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी नीति का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करवाने के लिए राज्य को एक कोष उपलब्ध होगा। यह प्रावधान महिलाओं और ट्रांसजेंडर की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें पहली बार दिव्यांगों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। ECCE में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर की शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूलों, विश्वविद्यालयों की इमारतें, वातावरण, संसाधन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अनुकूल होंगे। महोदय, साथ ही इस नीति में इस बात का उल्लेख है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंच के लिए जो विश्वविद्यालयों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी, उसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध किए जाने चाहिए। सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक, अकादमिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा। साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु एक परामर्शदाता होंगे। अगला प्रश्न संख्या 8 माननीय रुपेश जी। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, किंतु महोदय भारत एक विकासशील देश है और यहाँ अधिसंख्यक आबादी शिक्षा और जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों से वंचित है और ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी स्तर पर शिक्षक तथा अध्ययन के संसाधनों की भी कमी है। अतः इस प्रकार जमीनी स्तर पर नई शिक्षा नीति किस प्रकार कारगर है? माननीय मंत्री सुप्रिया जी। Thank you, respected speaker, sir. Through your chair, I like to inform the House that changes are universal and changes are not happened overnight. India is a developing country and IT sector is facing reforms time to time. The point to remark here is that Indian IT sector is to grow by 15.5% in financial year 2022 and it is added nearly 4.5 lakh people to its employee base. The growth rate is fastest in a decade and NASSCOM's strategic review attributed it to increased global spending as pandemic triggered digital transformation. Here are two main things that IT sector is aiming to adopt in coming years. Firstly, it will adopt a focus and outcome-based approach under which the focus of education sector will now be on the quality of content and the outcomes. Since online learning enables students to learn at their pace and convenience, the curriculum will also be revamped to meet the industry demands, skill the learners and make them future ready. Secondly, technology has indeed marked its presence in the sector, but
In 2022, digitalization will be aggressive. Artificial intelligence and machine learning will gain prominence in the times ahead. According to research, education technology market was valued at $250 billion in 2021. It is expected to reach $605 billion by 2027. So, your question was how the government is going to work on grassroots level. So, I want to mention that the government of India has been giving high priority to rural development initiatives at individual or community level. Though the progress and impact may vary from province to province and region to region. The digital first emphasis brought to the forefront by the Digital India program has highlighted the opportunity to catalyze and energize the rural development initiative. There are programs catering to the rural area. I hope all your doubts are clear now. Thank you. अगला प्रश्न संख्या 9 माननीय शासक। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I want to highlight one of the major drawbacks which can occur while implementing the national education policy. Last year, NTA failed to conduct the exam as per the scheduled date of the examination. And the challenging part is that earlier entrance exams were held for only few courses. Now, new education policy made it compulsory for all the courses. In order to manage, is NTA better equipped? This is my question from the ruling party. Thank you. माननीय मंत्री दीपेश जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Through your chair, I would like to inform the House that we failed to conduct the National Talent Search Examination at appropriate time because health was our priority. Rightly said that the difficult times are hidden opportunities. So for future, we have our plans. I would like to draw your attention towards upcoming works of NTA. NTA will work with Government of India, UGC, IITs, universities for effective assessment of target population. When fully operational, NTA will develop to administer and mark about 150 lakh candidates across the country and abroad in 500 cities and 5,000 test centers. NTA's test will be scientifically prepared based on rigorous research and will be of highest quality so that the user institutions can make well-informed decisions. NTA will work in the 4 areas of expertise. First is research, second is test development, third one is test experience. We launched NTA Abhyas app in May 2020 that has 1 million plus downloads yet. I repeat, that has 1 million plus download yet, which proves its effectiveness to experience. We have fulfilled one task that was one such challenge by conducting NEET UG examination in 13 languages. From NTA's establishment in November 2017 till date, we have achieved a lot, and for future, we will be having great way ahead. Thank you. अगला प्रश्न संख्या 10 माननीय अनूप जी। Honorable Speaker, sir, thank you for your approval. Curiosity is the wick in the candle of learning. Honorable Speaker, sir, currently in our nation, the higher education gross enrollment ratio is just 25.8%, and class 9 gross enrollment ratio is just 68%. Honorable Speaker, sir, NEP has set unrealistic target to achieve by 50% of gross enrollment ratio in higher education and 100% in secondary schools. How NEP is going to materialize its left target? Thank you. माननीय मंत्री शरण्य जी। Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House that the National Education Policy will make a concerted effort to ensure universal access and affordable opportunities for all children of the country to obtain holistic quality education, including vocational education from pre-primary school to grade 12. So, there will be 2 overall initiatives
undertaken to bring children who have dropped out back to school and to prevent further children from dropping out. The first is to provide effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all levels. The credibility of government schools shall be re-established, and this will be attained by upgrading and enlarging the schools that already exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and providing safe and practical conveyances. The second is to achieve universal participation in schools by carefully tracking students as well as their learning levels in order to ensure they are enrolled in and attending school. Various facilitating systems such as counselors or well-trained social workers connected to schools and school complexes, and trained and qualified social workers from civil society organizations, departments of social justice and empowerment, and government functionaries. Honorable Speaker, sir, I would like to inform the House that the major problems in higher education identified in National Education Policy 2020 are fragmentation of the system, rigid separation of disciplines, less emphasis on learning outcomes, limited access in social economically backward areas, limited teacher and institutional autonomy, lesser emphasis on research, poor governance and leadership, lack of opportunities for meritorious students, and ineffective regulatory system. The NEP, as a counter, plans to have at least one multidisciplinary higher education institution in or near every district by 2030, both in the public and private sector, with the medium of instruction is in regional or local or both languages. They can increase the student strength to thousands in order to achieve optimum utilization of resources and infrastructure. With the availability of higher education opportunities, including vocational education in every district, the gross enrollment ratio will definitely improve to 50%. Thank you. अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। यह सभा अगली बैठक तक स्थगित की जाएगी।